नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस एकेडमी का जो ये हम यूँ कह सकते हैं कि वीडियो की जो लिंक है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, क्योंकि आपको जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की जितनी भी हम यूँ कह सकते हैं भाग होते हैं वो सारे आपको इस YouTube चैनल पे अवेलेबल हो गए। तो दोस्तों, कृष्णा एकेडमी जो अजमेर है, इस YouTube को आप शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसके बारे में बताओ जो एजुकेशन से जुड़े हुए। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति में अपन टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकला। और दोस्तों, राजस्थान की चित्रकला में मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम जोधपुर शैली के बारे में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में जोधपुर शैली के बाद में बीकानेर शैली आती है। तो दोस्तों, आज अपन बीकानेर शैली के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिएगा, बताओ स्कूल का नाम क्या है? मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। और हम यूं कह सकते हैं कि मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अंडर जो 2 नंबर पे बताओ दोस्तों शैली आती है, उसका नाम बताओ क्या है? बीकानेर शैली। अर्थात बीकानेर में जो चित्रकारी हुई थी उसका क्या विशेषता थी, कौन कौन से चित्रकार थे और किस प्रकार के चित्र यहां पर बने थे, ये अपन दोस्तों इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। बीकानेर शैली देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिएगा बीकानेर की जो स्थापना है वो कब, कैसे और किस प्रकार हुई थी। देखिएगा हम यूं कह सकते हैं कि जोधपुर के एक राजा थे जिनका नाम था राव जोधा। और दोस्तों, राव जोधा के पुत्र का नाम था राव बीका। बीका जी ने करणी माता का आशीर्वाद प्राप्त करके और 1465 ईस्वी में बीकानेर रियासत की स्थापना की थी। या हम यूं कह सकते हैं कि बीकानेर का संस्थापक कौन था? राव बीका था। लेकिन दोस्तों, यहां पर अपन चित्र शैली पढ़ रहे हैं कि बीकानेर की जो चित्रकला है वो किस राजा के समय पनपी थी या किस राजा के समय यहाँ की चित्रकला प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आप ये देखिएगा, बीकानेर शैली में अगर आपसे यूं कहे कि प्रारंभकर्ता कौन था, बीकानेर शैली का प्रारंभकर्ता। दोस्तों, प्रारंभकर्ता का अर्थ होता है कि किस राजा के काल में इस शैली में चित्र बनने प्रारंभ हुए थे। तो दोस्तों, बीकानेर के एक महाराजा थे, बीकानेर के ऐसा शासक जिसने सबसे पहले महाराजा की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, जिन्होंने जूनागढ़ का निर्माण करवाया था या जो अकबर का मुख्य विश्वसनीय सैनिक और जहांगीर का मुख्य सेनापति हुआ करता था, उनका नाम था दोस्तों महाराजा राय सिंह। तो हम यूं कह सकते हैं कि बीकानेर शैली के जो प्रारंभ करता है, बताओ उनका नाम क्या था? महाराजा राय सिंह। दोस्तों, महाराजा राय सिंह के समय बीकानेर शैली प्रारंभ हुई थी। दोस्तों, राय सिंह के समय बीकानेर चित्रकला में कौन कौन से चित्र चित्रित हुए थे? देखिएगा, जिस समय बीकानेर के महाराजा कौन थे? राय सिंह थे। दोस्तों, राय सिंह के काल में हम यूं कह सकते हैं कि बीकानेर शैली में 2 ग्रंथों का चित्रण हुआ था। देखिएगा, राय सिंह के समय ग्रंथों का चित्रण है। और आपसे अगर यूं पूछ लिया जाए कि कौन कौन से ग्रंथों का चित्रण हुआ था, तो दोस्तों 2 ग्रंथों का चित्रण हुआ था। देखिएगा, एक ग्रंथ का नाम था, हम यूं कह सकते हैं भागवत पुराण। भागवत पुराण भारतीय साहित्य जगत का हम यूं कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण ग्रंथ है भागवत पुराण। और दोस्तों, एक ग्रंथ है जिसका नाम है रागमाला। देखिएगा, ये रागमाला नामक जो ग्रंथ है वो बहुत प्रसिद्ध था और लगभग आपको राजस्थान की चित्रकला की प्रत्येक शैली में इस ग्रंथ का दोस्तों आपको चित्रण मिलेगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि महाराजा राय सिंह के समय दोस्तों बीकानेर चित्र शैली में 2 चित्र चित्रित हुए थे या 2 ग्रंथों का चित्रण हुआ था। एक का नाम बताओ क्या था? भागवत पुराण। और दोस्तों, दूसरे का नाम क्या था? रागमाला। और बीकानेर शैली के प्रारंभकर्ता कौन थे? महाराजा राय सिंह। उसके बाद में दोस्तों, अगर अपन यूं कहें कि बीकानेर शैली पर कौन कौन सी शैलियों का प्रभाव पड़ता है, बहुत अच्छे, या हम यूं कह सकते हैं कि बहुत अच्छा प्रश्न पुटअप होता है प्रभाव का। देखिएगा, सबसे पहले आप देखिएगा कि बीकानेर शैली पर कौन कौन सी शैलियों का क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, प्रभाव का मतलब है कि बीकानेर शैली के जो चित्र बने थे उन पर कौन कौन से चित्रों का या कौन कौन सी शैलियों का इफेक्ट रहा था। तो हम यूं कह सकते हैं बीकानेर शैली पर दोस्तों मुख्य रूप से 2 शैलियों का प्रभाव पड़ा है। देखिएगा, एक तो बीकानेर शैली पर प्रभाव पड़ा है जोधपुर शैली का, क्योंकि दोस्तों बीकानेर जो टूटकर अलग हुआ था, या बीकानेर के संस्थापक कौन थे? राव बीका। और वो मारवाड़ के अर्थात जोधा जो थे मारवाड़ के शासक,
उनके पुत्र थे। तो दोस्तों एक तो जोधपुर शैली का प्रभाव पड़ेगा और एक हम यूं कह सकते हैं कि राजस्थान की प्रत्येक शैली पर दोस्तों मुगल शैली का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आगे जाकर राजस्थान के प्रत्येक राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। हम यूं कह सकते हैं दोस्तों प्रश्न यहां से ये पुटअप होता है जो हम प्रत्येक शैली के बारे में पढ़ रहे हैं कि बीकानेर शैली पर जो मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था वो किस राजा के काल में पड़ा था। तो दोस्तों मुगलों के दरबार में, या हम यूं कह सकते हैं कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक था कल्याणमल। देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिएगा ये अपने राजस्थान की एक रियासत, और देखिएगा इस रियासत का नाम क्या था, बीकानेर। और दोस्तों बीकानेर पर राठौड़ वंश का राज था और बीकानेर का राजा था राव कल्याणमल। और इस राव कल्याणमल के दोस्तों दो बेटे थे। देखिएगा कल्याणमल के बड़े पुत्र का नाम था राय सिंह और इसके छोटे पुत्र का नाम था दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़। लेकिन दोस्तों मुगल बादशाह अकबर ने नागौर के दुर्ग में एक दरबार लगाया था। देखिएगा नागौर फोर्ट में एक दरबार लगाया था और उस दरबार को बताओ क्या कहा जाता है, नागौर दरबार। 1570 ईस्वी में बताओ अकबर ने कौन सा दरबार लगाया था, नागौर। और हम यूं कह सकते हैं कि नागौर दरबार में जो राजस्थान के जितने भी प्रमुख राजा थे उन सब ने दोस्तों अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। उसी समय देखिएगा ये जो बीकानेर का राजा था राव कल्याणमल, ये बताओ बीकानेर से कहां गया, नागौर आ गया और अकबर की क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। उसी समय दोस्तों कल्याणमल ने अपने बड़े पुत्र राय सिंह और अपने छोटे पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर की सेवा में भेज दिया था नागौर दरबार के दौरान ही। अब देखिएगा राव कल्याणमल की मृत्यु होती है 1574 में और 1574 में राय सिंह बड़ा पुत्र होने के नाते बीकानेर की गद्दी पर आसीन होता है। तो दोस्तों राय सिंह राजा बनने से पहले ही 1570 में ये मुगलों के अधीन चला गया था। और राजा कब बना था बताओ, 1574 में बना था। तो हम यूं कह सकते हैं कि बीकानेर शैली पर प्रारंभ से ही या शुरू से ही मुगल शैली का क्या दिखाई देता है, प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हो, बीकानेर शैली पर प्रारंभ से ही इसका प्रभाव दिखाई देता है। देखिएगा यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मुगल शैली का प्रभाव किस राजा के काल में पड़ा था। तो हम यूं कह सकते हैं कि मुगल शैली का जो प्रभाव है दोस्तों ये प्रारंभ से दिखाई देता है। प्रारंभ से का मतलब है जिस समय ये शैली प्रारंभ हुई। और अगर दोस्तों आपको राजा का नाम पूछे तो बताओ राजा का नाम क्या बताओगे, राय सिंह। बीकानेर के महाराजा राय सिंह के समय इस शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था और मारवाड़ शैली का प्रभाव भी प्रारंभ से दिखाई देता है। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों बीकानेर शैली का हम यूं कह सकते हैं स्वर्ण काल, या आप यूं कह सकते हो गोल्डन एज किस राजा का काल कहलाता है। देखिएगा दोस्तों बीकानेर के एक राजा बने थे और उनका नाम था महाराजा अनूप सिंह। देखिएगा बीकानेर के एक शासक बने थे और उनका नाम बताओ क्या था, महाराजा अनूप सिंह। दोस्तों बीकानेर जो है ये शुरू से ही हम यूं कह सकते हैं राय सिंह और कल्याणमल के काल से मुगलों के अधीन था। और दोस्तों जितने भी राजस्थान के शासक होते थे उन सबको मुगल एक पद देते थे और उस पद का नाम था मनसबदारी। दोस्तों हर राजा को अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग अलग अलग मनसबदारी दी जाती थी। जैसे कि देखिएगा सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त करने वाला मिर्जा राजा मानसिंह था। उसी प्रकार हम यूं कह सकते हैं कि महाराजा अनूप सिंह को जो बीकानेर के राजा थे औरंगजेब ने मनसबदार का पद दे रखा था। अब दोस्तों इनको पोस्टिंग होती थी और जो राजा ज्यादा शक्तिशाली होता उसको उतनी डेंजर जगह पर भेजते थे। इस समय हम यूं कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का जो मुगल बादशाह था, ध्यान रखिएगा इस समय हिंदुस्तान का मुगल बादशाह बताओ कौन था, औरंगजेब था। बताओ कौन सी जेब, औरंगजेब। ये उस समय हिंदुस्तान का मुगल बादशाह था। अब देखिएगा मुगल बादशाह औरंगजेब ने, या हम यूं कह सकते हैं कि औरंगजेब के जो जीवन में सबसे बड़ी मुश्किल की कड़ी थी या जो हर जगह इसका विरोध करता था, बताओ उसका नाम क्या था, शिवाजी। देखिएगा शिवाजी ने हर जगह पर औरंगजेब का विरोध किया था। और दोस्तों शिवाजी कहां का था, दक्षिण भारत का, हम यूं कह सकते हैं। तो औरंगजेब दक्षिण भारत में शिवाजी के खिलाफ उन्हीं सेनापतियों को भेजता था जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते थे। और बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह को शिवाजी के खिलाफ बताओ कहां तैनात किया गया, दक्षिण भारत में तैनात किया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि जो अपने राजस्थान के शासक होते थे,
जिन्होंने मुगलों की मनसब प्राप्त कर रखी होती थी। दोस्तों 365 में से 360 दिन ये मुगलों के किसी मोर्चे का नेतृत्व कर रहे होते थे और अपनी रियासत में केवल 5 दिन व्यतीत करने को मिलते थे। अब दोस्तों अनूप सिंह जो था वो बताऊं कहां था, दक्षिण भारत। इसी समय औरंगजेब ने एक अभियान चलाया था और उस अभियान का नाम बताओ क्या था, मंदिर तोड़ो अभियान 1669 में। और दोस्तों उसी समय जो महाराजा अनूप सिंह थे उन्होंने औरंगजेब के भय से वहां से कुछ हिंदू मूर्तियां भी ये बीकानेर लेकर आ गए थे, जिनके ऊपर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर का निर्माण करवाया था और एक हिरण्य गणेश की मूर्ति का निर्माण भी करवाया था, जो राजस्थान के एकमात्र ऐसे गणेश जी है जो चूहे पर सवार नहीं है, सिंह पर सवार है। दोस्तों अनूप सिंह का पूरा जो हम यूं कह सकते हैं कि शासनकाल था शिवाजी के विरोध में दक्षिण भारत में गुजरा था। ये औरंगजेब के मुगल मनसबदार हुआ करते थे। अब देखिएगा यहां से अच्छा प्रश्न क्या बन सकता है, महाराजा अनूप सिंह जब दक्षिण भारत में तैनात है तो दोस्तों ये बताओ दक्षिण भारत की शैली से प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे। और बीकानेर की चित्रकला में इनके समय हम यूं कह सकते हैं कि दक्षिण शैली या द्रविड़ शैली का प्रभाव पड़ा था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिएगा दक्षिण शैली या द्रविड़ शैली का प्रभाव पड़ा, दक्षिण शैली या द्रविड़ शैली का बताओ क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपसे यूं कहा जाए कि बीकानेर के किस राजा के समय बीकानेर चित्र शैली में दक्षिण या द्रविड़ शैली का प्रभाव पड़ा था, तो दोस्तों उसका उत्तर क्या होगा, महाराजा अनूप सिंह। रीजन क्या था, अनूप सिंह औरंगजेब के मुगल सूबेदार थे, मनसबदार थे और उनको शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भारत में भेजा गया था। वहीं से 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति और हिरण्य गणेश जो सिंह पर सवार गणेश है उनकी मूर्ति का भी निर्माण हुआ। तो दोस्तों यहां से जो एग्जाम में आने लायक प्रश्न है वो देखिएगा, एक तो यह आता है कि बीकानेर शैली का प्रारंभकर्ता कौन था, तो महाराजा राय सिंह। राय सिंह के समय बीकानेर चित्र शैली में 2 ग्रंथों का चित्रण हुआ था, एक भागवत पुराण और दूसरा कौन सा है, रागमाला है। और दोस्तों बीकानेर शैली के ऊपर प्रभाव 2 शैलियों का पड़ता है, जोधपुर शैली और मुगल शैली। मुगल शैली का प्रभाव प्रारंभ से पड़ता है और जोधपुर शैली का प्रभाव पड़ना ही है, क्योंकि बीकानेर जोधपुर से टूटकर ही या जोधपुर के राजा के पुत्र ने बीकानेर की स्थापना की थी। और महाराजा अनूप सिंह के समय दक्षिण शैली का प्रभाव पड़ता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे अपन निरंतर करते हैं। देखिएगा इसके बाद में दोस्तों बीकानेर शैली के चित्रकारों के बारे में आपको ध्यान रखना है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हम यूं कह सकते हैं कि जो प्रश्न आता है अधिकतर चित्रकला में से ये दोस्तों चित्रकारों के बारे में आता है। देखिएगा किसी चित्रकार का आपको नाम मिलेगा और उसके बारे में यूं पूछा जाएगा कि इस चित्रकार का संबंध राजस्थान की कौन सी शैली से रहा है। दोस्तों बीकानेर में जो चित्रकार थे, सर्वप्रथम आप ये देखिएगा बीकानेर के जो चित्रकार है वो 2 प्रकार के थे। देखिएगा 2 प्रकार के कौन कौन से, दोस्तों बीकानेर में जो एक चित्रकार थे उनको तो कहा जाता था उस्ता। अभी अपन इसके ऊपर चर्चा करेंगे ये उस्ता क्या है। और दोस्तों एक जो चित्रकार थे उनका नाम था मथेरण। दोस्तों उस्ता और मथेरण में अंतर क्या था, सबसे पहले आप ये देखिएगा जो उस्ता थे ये दोस्तों विदेशी चित्रकार थे। बताओ उस्ता कौन है, विदेशी चित्रकार। विदेशी चित्रकार का मतलब है जो बाहर से आए हैं, इंडिया के नहीं है, विदेश से आए हैं, विदेशी चित्रकार। देखिएगा बताओ बीकानेर चित्र शैली के विदेशी चित्रकार क्या कहलाते थे, उस्ता। और देशी या इसको अपन यूं कह सकते हैं स्थानीय चित्रकार जो बीकानेर गए थे, देशी या स्थानीय चित्रकार बताओ वो क्या कहलाते हैं, मथेरण। लेकिन दोस्तों इनमें अंतर क्या है, देखिएगा उस्ता कौन थे, सबसे पहले दोस्तों अपने हिंदुस्तान में एक वंश राज करके गया था मुगल, और उस मुगल राजवंश की एक चित्रकला की शैली पनपी थी मुगल शैली। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि मुगलों के समय जो अपने हिंदुस्तान का हम यूं कह सकते हैं कि मुख्य केंद्र हुआ करता था पश्चिमी भारत का,
वो हुआ करता था दोस्तों लाहौर। देखिएगा लाहौर दोस्तों अभी कहां चला गया है, पाकिस्तान में। और हम यूं कह सकते हैं कि ये जो लाहौर था वो कौन सी शैली का केंद्र बिंदु था, मुगल शैली का। अर्थात यहां पर जो भी चित्र बनते थे वो मुगल चितेरे बनाते थे और ये मुगल शैली का केंद्र हुआ करता था। लेकिन दोस्तों और लाहौर के जो चित्रकार थे दोस्तों मुगल शैली के चितेरे, उनको वहां उस्ताद कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। ये लाहौर में जब थे तो क्या कहलाते, उस्ताद। बीकानेर में जब ये आए तो बताओ दोस्तों ये क्या कहलाए, ये उस्ताद। अब देखिएगा यहां से अच्छा प्रश्न ये आता है, ठीक है। देखिएगा ये अपना राजस्थान, और राजस्थान में ये चित्रकार क्यों आए थे और इनको बुलाया किसने था। देखिएगा राजस्थान के उत्तरी भाग में यहां पर हम यूं कह सकते हैं एक रियासत है, और बताओ उस रियासत का नाम क्या है, बीकानेर है। और बीकानेर का राजा दोस्तों उस समय हुआ करता था महाराजा राय सिंह। तो महाराजा राय सिंह के समय राय सिंह ने कुछ चित्रकारों को, जिनका नाम बताओ क्या था, उस्ताद था, लाहौर से कहां बुला लिया, बीकानेर बुला लिया। ध्यान रखिएगा, उस्ताद चित्रकारों को लाहौर से कहां बुला लिया, बीकानेर बुला लिया। बताओ किसने है, महाराजा राय सिंह ने। अब देखो अपन इसको याद ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। जब ये बीकानेर आए तो क्या थे, उस्ताद, ठीक है। उसके पहले ही क्या कहलाते, उस्ताद। तो दोस्तों यहां पर एक रेखा आती है रेड क्लिप, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जब ये उस्ताद लाहौर से आए थे तो बताओ इनके नाम के पीछे क्या था, दे, ठीक है। अब इनको तारबंदी कूद के आनी है, ठीक है। और तारबंदी कूद के आएंगे तो उस तारबंदी में क्या फंस के फट गया, दे फट गया। और जब ये बीकानेर पहुंचे तो ये क्या कहलाए, उस्ता कहलाए। इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। अब दोस्तों स्टूडेंट हमेशा यहां पर कंफ्यूजन होता है कि उस्ता कलाकार बीकानेर के महाराजा राय सिंह के काल में आए थे या अनूप सिंह के काल में। तो दोस्तों दो चित्रकार राय सिंह के काल में आए थे और बाकी सभी चित्रकार जो थे वो अनूप सिंह के काल में आए थे। ध्यान रखिएगा। देखिएगा अब उस्ता कलाकारों में दोस्तों कौन कौन है, नंबर 1 पर हम यूं कह सकते हैं, सबसे पहले आप ये देखिएगा उस्ता रुकनुद्दीन। उस्ता रुकनुद्दीन है ये दोस्तों उस्ता कला का एक चित्रकार था, हम यूं कह सकते हैं उस्ता रुकनुद्दीन। और एक का नाम था उस्ता अली रजा। उस्ता रुकनुद्दीन और उस्ता अली रजा। दोस्तों ये जो दोनों चित्रकार है, ध्यान रखिएगा, ये राय सिंह के काल में बीकानेर आए थे। बाकी संपूर्ण जो उस्ता कलाकार है या पूरे के पूरे उस्ता कलाकार है वो औरंगजेब के काल में, और औरंगजेब के समय बीकानेर के राजा कौन थे, अनूप सिंह थे। वो औरंगजेब के प्रति नकारात्मक सोच रखते थे, मुगल शैली के चित्रकार, इसलिए दोस्तों वो बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के काल में बताओ कहां गए, बीकानेर आ गए। देखिएगा और भी हम यूं कह सकते हैं उस्ता कलाकार है जो प्रसिद्ध है बीकानेर चित्र शैली से। देखिएगा अभी का जो है 20वीं शताब्दी का, उसका नाम है हिसामुद्दीन उस्ता। देखिएगा उस्ता आशिर, असगर उस्ता, ये दोस्तों सब उस्ता जाति के कलाकार थे। देखिएगा वेरी सिंपल, इसको याद ऐसे रखना है, जिस चित्रकार के नाम के पीछे क्या हो, उस्ता हो, वो बीकानेर शैली का ही चित्रकार होगा। तो इसके बारे में देखिएगा अपन ने चर्चा की। आगे देखिएगा मथेरण। ये मथेरण क्या होते हैं दोस्तों, दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो ये मथेरण थे ये प्रारंभ में जैन धर्म के यति थे। बताओ मथेरण कौन थे, जैन धर्म के यति थे। जैन धर्म के बताओ क्या थे, यति। दोस्तों यति का मतलब होता है जो प्रचार करने वाले व्यक्ति होते हैं। अर्थात जो मथेरण थे वो पहले जैन धर्म का क्या करते थे, प्रचार करते थे। लेकिन आगे जाकर प्रचार करते करते इनको जैन धर्म इतना अच्छा लगा कि इन्होंने जैन धर्म खुद ही अपना लिया। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो मथेरण थे, ये मथेरण बताओ कौन सी जाति के थे, जैन। और देखिएगा कौन से धर्म से संबंधित थे, जैन धर्म से। और ये बीकानेर के दोस्तों स्थानीय चित्रकार थे। देखिएगा मथेरणों में कौन कौन है मुख्य रूप से, देखिएगा मथेरणों में है जय किशन, पहला चित्रकार। दूसरा है रामकिशन, नंबर 3 पे देखिएगा सीताराम, 4 पे देखिएगा चंदूलाल व मुन्नालाल। चंदूलाल व मुन्नालाल। दोस्तों ये जो सभी चित्रकार है
हम यूं कह सकते हैं वो कौन से थे, मथेरन। कई बार एग्जाम्स में ये भी प्रश्न आता है कि मथेरन क्या है और उस्ता क्या है। ये दोनों बीकानेर शैली के चित्रकार है। जो विदेशी चित्रकार है वो उस्ता और जो देशी स्थानीय वो मथेरन। इसके ऊपर अपने विस्तृत चर्चा की है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, इसके बाद हम यूं कह सकते हैं बीकानेर शैली की विशेषता। देखिएगा दोस्तों, अपन ने हर शैली की बताओ क्या पड़ी, विशेषता, अर्थात वहां के जो चित्र बने थे उन चित्रों की क्या क्या विशेषता रही थी। दोस्तों बीकानेर शैली की जो विशेषता है, देखिएगा सर्वप्रथम देखिएगा ऊंट की खाल पर चित्रण। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राजस्थान की कौन सी शैली में ऊंट की खाल पर चित्रण का उल्लेख मिलता है, ऊंट की खाल पर चित्रण। तो बताओ उसका नाम क्या है, बीकानेर चित्र शैली। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिन कलाकारों के बारे में हमने अभी पढ़ा था उस्ता, तो ये जो उस्ता था या जो उस्ता कलाकारों ने जिन कला को जन्म दिया था वो उस्ता कला थी। और उस्ता कला क्या होती है, अगर जीवित ऊंट की खाल पे या मरे हुए ऊंट की खाल पे अगर अपन कोई भी चित्र बनाते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी कला के होते हैं, उस्ता कला के। तो दोस्तों बीकानेर चित्र शैली की जो पहली विशेषता है वो हम यूं कह सकते हैं ऊंट की खाल पर चित्रण। और दोस्तों ये जो ऊंट की खाल पर चित्रण है, इसके लिए देखिएगा एक व्यक्ति है जो खूब ज्यादा फेमस है और उनको दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है। देखिएगा जो इस कला में माहिर थे, और जो बताओ जो कलाकार अपनी कला में माहिर होता है उसको राष्ट्रपति कौन सा पुरस्कार देता है, पद्मश्री। उस कलाकार को 1986 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था और दोस्तों उनका नाम था हिसामुद्दीन उस्ता। बताओ नाम क्या था, हिसामुद्दीन उस्ता। ये दोस्तों ऊंट की खाल पर चित्रण को लेकर संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ऊंट की खाल पर चित्रण के लिए या उस्ता कला के लिए बताओ पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला हुआ है, हिसामुद्दीन उस्ता को मिला हुआ है। सबसे पहला आप ये। इसके बाद में देखिएगा नंबर 2 पे हम यूं कह सकते हैं लकड़ी की पट्टिकाओं पर चित्रण। लकड़ी की पट्टिकाओं पर चित्रण। देखिएगा लकड़ी की पट्टिकाओं का मतलब क्या है दोस्तों, जिस बेंच पर अपन बैठते हैं उस प्रकार की कुछ पट्टिकाएं थी और उन लकड़ी की पट्टिकाओं पर जो चित्रण हुआ है वो भी बताओ कहां पर हुआ है, बीकानेर शैली में हुआ है। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों एक विद्वान थे और उन विद्वान का नाम था हरमन गोएट्ज। ये दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है जो आपको राजस्थान की कुछ ही किताबों में मिलेगा। बताओ उनका नाम क्या था, हरमन गोएट्ज। अब दोस्तों ये जो हरमन गोएट्ज थे, देखिएगा ऐसा कहा जाता है कि जब भारत स्वतंत्र होने वाला था, देखिएगा 1947 में, तो हरमन गोएट्ज ने अपने बीकानेर में एक दुर्ग है जूनागढ़ फोर्ट है, इस जूनागढ़ दुर्ग की यात्रा की थी। और दोस्तों ये जूनागढ़ दुर्ग में घूमते घूमते उस दुर्ग के तहखाने तक पहुंच गए थे हरमन गोएट्ज। और वहां जाकर उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो चित्र है उन चित्रों का संग्रह मिला था दोस्तों इनको तहखाने में। बताओ कौन से दुर्ग के तहखाने में, जूनागढ़ दुर्ग के तहखाने में हम यूं कह सकते हैं। तो बताओ हरमन गोएट्ज ने 1947 में जूनागढ़ दुर्ग में बताओ किसकी खोज की, एक विशाल चित्र संग्रह की खोज की। विशाल चित्र संग्रह की बताओ क्या की खोज। यह प्रश्न दोस्तों कई बार आता है कि जूनागढ़ दुर्ग में विशाल चित्र संग्रहालय की खोज करने वाले कौन थे, तो उनका नाम बताओ क्या था, हरमन गोएट्ज था। और खोज कब हुई थी, 1947 में। अब दोस्तों हरमन गोएट्ज बीकानेर की जो कलाकारी थी उससे काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने एक पुस्तक लिख दी बीकानेर की कलाकारी पे। देखिएगा उस पुस्तक का नाम था आर्ट एंड आर्किटेक्ट्स ऑफ बीकानेर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, आर्ट एंड आर्किटेक्ट्स ऑफ बीकानेर। आर्ट एंड आर्किटेक्ट्स ऑफ बीकानेर, जो बीकानेर की कला संस्कृति से संबंधित है। ये दोस्तों हरमन गोएट्ज के बारे में ध्यान रखना है। 1947 में जूनागढ़ दुर्ग में विशाल चित्र संग्रह की खोज की, बीकानेर की कला संस्कृति से प्रभावित होकर इन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्ट्स नामक पुस्तक की रचना की थी।
जो बीकानेर चित्रशैली पर आधारित है। इसके अलावा दोस्तों जो बहुत अच्छा प्रश्न पुटअप होता है, ध्यान रखिएगा, बीकानेर चित्रशैली से देखो, बीकानेर शैली के जो चित्रकार थे वो बताओ कहाँ के थे, अधिकतर विदेशी चित्रकार थे। और विदेशी चित्रकार कहाँ थे, बीकानेर। और फिर उन्होंने वहां क्या की थी, चित्रकारी। दोस्तों राजस्थान की जो बाकी शैलियां हैं, सिर्फ बीकानेर चित्रशैली और शेखावाटी को छोड़ दिया जाए, बाकी जितनी भी शैलियां हैं, प्रत्येक शैली के चित्रकार ने अपने नाम के जो नीचे या अपने चित्र के नीचे अपना नाम, तिथि और पिता का नाम कुछ नहीं लिखा है। लेकिन राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली बीकानेर और शेखावाटी शैली है जहां के चित्रकारों ने अपना चित्रों के नीचे अपना नाम, अपने पिता का नाम और तिथि ये तक लिखे हैं। अच्छा एग्जाम दोगे तो उसमें यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि वो जो नाम, तिथि और पिता का नाम लिखा था वो कौन सी भाषा में लिखा था, तो दोस्तों फारसी भाषा में लिखा था, ध्यान रखिएगा। तो हम यूं कह सकते हैं ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। बीकानेर शैली के चित्रकारों ने, बीकानेर शैली के चित्रकारों ने अपने चित्रों के नीचे, अपने चित्रों के नीचे नाम व तिथि लिखे हैं। देखिएगा, एक तो खुद का नाम लिखा था, नाम हम यूं कह सकते हैं पिता का नाम, देखो खुद का नाम, पिता का नाम व तिथि लिखी है। बहुत गजब का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। और बीकानेर के अलावा दोस्तों एक शैली और है, शेखावाटी। शेखावाटी शैली के चित्रकारों ने भी चित्रों के नीचे अपना नाम और तिथि लिखे है। अब देखिएगा, इससे भी अच्छा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो नाम, खुद का नाम, पिता का नाम और जो तिथि लिखी है ये कौन सी भाषा में लिखी है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा फारसी भाषा में लिखी है। फारसी भाषा में इन चित्रकारों ने अपना नाम, पिता का नाम और खुद का नाम लिखा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप इसका। और देखिएगा दोस्तों, विशेषता में हम यूं कह सकते हैं, एक विशेषता और देखिएगा, राजस्थान का सुप्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों, और उसका नाम बताओ क्या है, ढोला मारू। देखिएगा, ढोला मारू ग्रंथ का चित्रण। दोस्तों ढोला मारू ग्रंथ का चित्रण जोधपुर शैली में भी हुआ है, लेकिन दोस्तों उसके अलावा बीकानेर शैली में भी बताओ किसका चित्रण हुआ है, ढोला मारू का। दोस्तों मारवाड़ चित्र या मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में जो बीकानेर चित्र शैली थी उसके बारे में आज हमने इसके बारे में पढ़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इस वीडियो के जो नीचे लिंक है उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के बारे में सबको बताइएगा। और आप जो पीछे के वीडियो है उनको भी, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से भी सारे वीडियोस देख सकते हो, जिन जिन टॉपिक के अपलोड किए गए, हर सब्जेक्ट के, चाहे वो संस्कृत हो, साइकोलॉजी हो, साइंस हो, रीजनिंग, मैथ, एनवायरमेंट, हर सब्जेक्ट के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, वहां से आप हर वीडियोस को देख सकते हो। धन्यवाद।